Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राज्यसभा की 25 सीटों के लिए वोटिंग आज। राज्यसभा की 25 सीटों के लिए आज मतदान होगा। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर टिकी है, जहां एक सीट पर बीजेपी और एसपी-बीएसपी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। राज्यसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी गठबंधन को बड़ा झटका। बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की वोट डालने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई, तो फिरोजाबाद जेल में बंद एसपी विधायक हरिओम यादव के वोट डालने पर भी रोक लगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। लोकपाल बिल, लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों की समस्याओं को लेकर आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे आंदोलन शुरू करेंगे। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में योगी सरकार के उस फैसले को जायज ठहराया जिसके तहत मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 131 मामलों को वापस लिया जा रहा है। हालांकि इसमें कई गंभीर मामले भी शामिल हैं जिनको वापस लेने पर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। लेकिन संजीव बालियान की दलील है कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में बेगुनाहों को फंसाया गया, इसलिए केस वापस लेने का सरकारी फैसला दुरुस्त है। मुकदमे सारे आगजनी और तोड़फोड़ से रिलेटेड हैं, जिनमें बहुत से लोग फर्जी तरीके से नामजद किए गए थे। संजीव बालियान ने केस वापस लेने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। यही नहीं, संजीव बालियान की अगुवाई में खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी से मुलाकात की थी और मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 179 मामले वापस लेने की मांग की थी। इस सिलसिले में यूपी सरकार ने पहले 5 जनवरी को और फिर 23 फरवरी को पत्र लिखकर मुजफ्फरनगर और शामली प्रशासन से मुकदमों की जानकारी ली और प्रशासन की रजामंदी के बाद अब दंगों से जुड़े मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 2013 में पश्चिमी यूपी में भड़के इन दंगों में करीब 62 लोगों की मौत हुई थी और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए थे। दंगों के बाद कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर और शामली में 503 केस दर्ज किए गए, जिनमें 1455 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन इनमें 131 मुकदमों को वापस लेने का योगी सरकार का फैसला विपक्ष को नागवार गुजरा। उन्होंने अपने लोग जो कि मुजफ्फरनगर राइट में इन्वॉल्व थे उनको 1 साल का गिफ्ट दिया है। सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर है क्योंकि खबर के मुताबिक वापस लिए जा रहे मामलों में कई बेहद गंभीर हैं। इनमें हत्या के 13 और हत्या के प्रयास के 11 मामले भी शामिल हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस फैसले के पीछे बीजेपी की सियासत है। योगी जी ये सब कर रहे हैं लेकिन वो काम करेगा नहीं, फार्मूला उनका फेल हो। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और सियासी मकसद के लिए कोर्ट में चल रहे मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। केस वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर लखनऊ से दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी हमला बोलने से नहीं चूके। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि इसे हिंदू तुष्टीकरण कहते हैं, कानून का शासन हाशिए पर और धर्म की सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री सभी आरोपी विधायकों को कोर्ट से बचाना चाहते हैं। याद रखिए 50,000 लोग बेघर किए गए थे। दंगों से जुड़े मामलों को वापस लेने का फैसला एनडीए में शामिल जेडीयू के पल्ले भी नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर संजीव बालियान ने मुकदमों को फर्जी करार देते हुए इस मामले में अदालती प्रक्रिया को गैर जरूरी बता दिया। 15 साल का कंपनसेशन कौन देगा, एक बार तय हो जाए। संजीव बालियान के अलावा बीजेपी के कई नेता मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं, इसलिए मुकदमे वापस लिए जाने पर सियासी हंगामा तेज होना तय है। उत्तर प्रदेश के औरैया के दिव्यापुर थाने में 2 महिलाएं पुलिस वालों से बहस करती नजर आई। ये महिलाएं जमीन विवाद के एक मामले में थाने पहुंची, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस वालों से उलझ गई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। गालियां देके मुझे बाहर तक कर आए, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, फिर मुझे मारा। महिलाओं से मारपीट की खबर लगते ही इनके घर वालों ने थाने का घेराव कर दिया, जिससे काफी देर तक थाने के अंदर और बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। महिलाओं से मारपीट के आरोपों की जानकारी मिलते ही एसपी ने घटना की जांच के आदेश दिए। मैंने सीओ सिटी को बता दिया है, हमने कहा इसको परखी देख लीजिए, विशेषकर जो पुलिस के विरुद्ध डेलीगेशन है। जानकारी के मुताबिक पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिलाओं का गांव के ही एक परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और ये लोग लेखपाल की कार्रवाई से खुश नहीं है। शरद यादव ने 2019 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने का दावा किया। जेडीयू से अलग हुए शरद यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों का एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने का दावा किया। यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए यमुना नदी में कागज की नाव चलाकर प्रदर्शन किया।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बदले की भावना से जेल में परेशान करने का आरोप लगाने पर जेडीयू ने पलटवार किया कि शहाबुद्दीन आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए। न्यायपालिका ने जब सजा मुकर्रर कर दिया तो कोई आजादी की लड़ाई में गए हैं। बिहार के हाजीपुर में लोगों पर साइकिल चोरी के एक आरोपी को खंबे से बांधकर पीटने का इल्जाम लगा। राजस्थान के जयपुर में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत अपनी दूसरी मांगों को लेकर सिर मुंडवाकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 5 साल के एक बच्चे की बालकनी में खेलते वक्त 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स की फर्जी वेबसाइट बनाने और नौकरी का झांसा देने के आरोप में दिल्ली में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक के मांड्या में जेडीएस के एक बागी एमएलए के समर्थकों पर एक ढाबे पर 2 लोगों से बदसलूकी का आरोप लगा। अवैध तरीके से कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड हासिल करने के मामले में अपना नाम सामने आने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सफाई दी कि कोई भी धारणा बनाने या कयास लगाने से पहले मामले की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। संजय दत्त ने उनकी बायोग्राफी बताकर बाजार में बेची जा रही किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय को तथ्यहीन बताते हुए कानूनी नोटिस भेजा। फिल्म की शूटिंग से छोटा सा ब्रेक लेकर शाहरुख ने अपने बेटे अब्राम के साथ यूरोप में एल्प्स में छुट्टियां मनाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दावा किया कि भले ही चेतेश्वर पुजारा को नोटिस नहीं किया जाता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी भारतीय कप्तान विराट कोहली की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 4 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए एथलीटों और अधिकारियों के एक दल को रवाना किया। मुंबई T20 लीग के पुरस्कार समारोह के दौरान विनोद कांबली ने अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के पांव छू लिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नकाबपोश 5 लोग पुलिस हिरासत में खड़े नजर आए। पुलिस ने इन लोगों को 1 करोड़ 11 लाख के पुराने नोट के साथ गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। पकड़े गए आरोपियों में 3 नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पुराने नोट की इस खेप को इन्हीं के जरिए बदला जाना था, जिसके एवज में 20% का कमीशन नोट लाने वाले दोनों आरोपियों को मिलना था। तुम्हें क्या मिलता फायदा? जिसको ये हुआ था कि इसको चेंज करने पे मतलब 20% इसका मिल जाएगा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक बाइक भी बरामद की। फॉर्च्यूनर गाड़ी से 1 करोड़ 11 लाख रुपया बरामद किया। 5 एग्जिक्यूटिव इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा किन लोगों का है। उत्तर प्रदेश के बागपत के सरूरपुर गांव के बाहर गांव वाले उस पेड़ को घेर कर खड़े दिखे जिस पर लटककर मुकेश नाम के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। दावा है कि उसने एक मानव तस्कर से एक महिला को खरीदकर शादी की, लेकिन पूरे पैसे न मिलने पर वो तस्कर उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले गया, जिससे दुखी मुकेश ने गांव के बाहर एक पेड़ पर लटककर जान दे दी। मुकेश की मौत से गांव में मातम पसर गया। 6 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। आरोप है कि मुकेश ने मोनू नाम के एक मानव तस्कर से अपनी पत्नी को 22,000 रुपए में खरीदा, लेकिन वो पूरे पैसे नहीं चुका पाया। 15,000 में उसके जो बाकी रह गया हमने बोल दिया बाद में दे देंगे। बोला का पैसे देते हो तो पैसे दो, नहीं तो मैं से ले आऊंगा। आरोप है कि उस मानव तस्कर ने कुछ दिन पहले सरूरपुर गांव में मुकेश की पत्नी के साथ 3 और महिलाओं की बोली लगाई थी, लेकिन पुलिस ने गांव में महिलाओं की नीलामी से इनकार कर दिया। अभी जांच चल रही है। हालांकि पुलिस ने महिलाओं की नीलामी से इनकार किया है, लेकिन वो मुकेश की लापता पत्नी का भी पता नहीं लगा सकी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बदमाशों ने रिटायर्ड टीचर से 1 लाख रुपए लूटे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे रिटायर्ड टीचर को तमंचा दिखाकर उनसे 1 लाख रुपए लूट लिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लखनऊ बांदा हाईवे के पास रहने वाले गांव वालों ने आरोप लगाया कि चेकिंग को लेकर यात्रियों से विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन ने उनके घरों पर धावा बोलकर महिलाओं से बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर एक व्यापारी के घर पर छापा मारकर 500 बोरी सरकारी गेहूं सीज किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक शराबी पति ने नशे की हालत में पत्नी की पिटाई के बाद उसे कुएं में फेंक दिया, जिससे उसे चोट लग गई। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में अब तक भारत को बड़ी संख्या में जवानों को खोना पड़ा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सियाचिन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए खुद रक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले 10 साल में सेना के 163 जवानों को सियाचिन में अपनी जान गंवानी पड़ी है। सियाचिन में देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले केवल जवान ही नहीं है, बल्कि इनमें 6 अधिकारी भी शामिल हैं। सियाचिन समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां जवान बेहद मुश्किल हालात में भी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। सियाचिन में बर्फ से ढकी रहने वाली पहाड़ियां हैं और सर्दियों में सियाचिन का तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है। बर्फ की चट्टानें खिसकने और बर्फीले तूफान की घटनाएं यहां अक्सर होती हैं, जिनका सामना करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे ही मुश्किल हालात सेना के जवानों के लिए जानलेवा साबित होते रहे।
करगिल के युद्ध से पहले तक भारत और पाकिस्तान की सरकारों की आपसी रजामंदी से करगिल में जवानों की लगातार तैनाती नहीं होती थी, लेकिन करगिल में पाकिस्तान से धोखा खाने के बाद भारतीय सेना ने जवान पूरा साल सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात रहते हैं, जिन्हें दुश्मन पर नजर रखने के लिए कुदरत से हर पल एक मुश्किल जंग लड़नी पड़ती। बिहार के नालंदा में गंभीर रूप से झुलसे एक आदमी को कुछ लोग स्ट्रेचर से उठाकर एम्बुलेंस में रखते नजर आए। ये आदमी उन 30 लोगों में शामिल है जो अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की चपेट में आ गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे के शिकार हुए करीब 30 लोगों में 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। कितना लोग जख्मी हुए होंगे? कम से कम 25 को से ज्यादा। आरोप है कि सरफराज नाम का व्यक्ति किराए के मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे की चपेट में आए करीब आधा दर्जन मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। किसका मकान है ये? मकान मेरा है। वो बगल वाला सरफराज जी का, वहाँ परापरा का बनता था। मलबे में दबे लोगों को निकालने में राहत कार्य में जुटे लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना की खबर लगते ही जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा में लोगों से धोखा कर रही चिटफंड कंपनियों का पर्दाफाश होने के बाद यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार कैमरे पर आए और उन्होंने धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के डीजीपी ऑफिस ने ऑपरेशन भगोड़ा की सीडी भी मांगी, ताकि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में लोगों से धोखा करने वाली जिन कंपनियों का पर्दाफाश हुआ उन पर कानून का शिकंजा कस सके। इसलिए यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कैमरे पर आए और न्यूज 18 इंडिया से स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा की सीडी मांगी। सीडी प्राप्त करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रेगुलेटरी एजेंसीज की अगर किसी नॉर्म्स का वायलेशन किया गया है तो उसमें उस पर कार्रवाई हो। सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को हम इसको मैसेज कम्युनिकेट कराएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी लखनऊ में विधानसभा से कुछ दूर पर ही चल रही ऐसी ही एक कंपनी के मैनेजर ने खुलकर एक कंपनी खोलने और दूसरी को बंद करने का राज खोला। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो उसी पे थी, इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, भदोई, इलाहाबाद और लखनऊ में बेरोक टोक काम कर रही कई चिटफंड कंपनियों की कारगुजारी हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई। लेकिन अब ऐसी कंपनियों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। मामले पर डीजीपी ऑफिस के बयान के बाद उन सभी जिलों की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली, जिनके बारे में न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में अहम सबूत मिले, जिसकी शुरुआत लखनऊ से ही हुई, जहां स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के फौरन बाद एसएसपी ने धोखाधड़ी में जुटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। अभी टेलीविजन में एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, इस पर आपके द्वारा, हमारे द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और आपसे इसका एड्रेस लेकर के उस पर हम लोग अपने स्वतः कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। ऑपरेशन भगोड़ा में मिर्जापुर में विश्वामित्र इंडिया परिवार नाम की एक कंपनी के अधिकारी के बड़े बड़े दावे भी रिकॉर्ड हुए। देखिए, गारंटी कौन कंपनी नहीं लेता, लेकिन ये रिकॉर्ड भी है कि कोई कंपनी 1 रुपया देता नहीं, चला गया तो चला गया, वहाँ से आता नहीं है। ये कंपनी कम वक्त में पैसा दुगना करने का दावा करती है। मिर्जापुर के एसपी ने इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भरोसा दिया। जैसा आपने बताया कि कुछ कंपनियों की और बात सामने आई है, जैसे इनके ऊपर में भी जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। भदोई और इलाहाबाद पुलिस ने भी अपने अपने इलाके में चल रही ऐसी तमाम कंपनियों पर कार्रवाई करने का दावा किया। उनमें कई कंपनियों की कारगुजारी ऑपरेशन भगोड़ा में भी रिकॉर्ड हुई, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी। यूपी के कानून मंत्री ने भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि इस मामले में सही कार्रवाई तभी मानी जाएगी जब स्टिंग ऑपरेशन में फंसे चेहरों पर कार्रवाई होगी। सरकार उन चेहरों पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करती है इसका मतलब साफ हो गया है कि इन जैसे लोगों का जो चिट फंड के जरिए गरीब आदमी को लूट रहे हैं, इन पर सरकार का श्रेय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने विपक्ष की आशंका को खारिज कर दिया। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद तय हो गया कि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में फंसे ये चेहरे कानून से नहीं बच पाएंगे।